सभी साथियों का नमस्कार। साथियों, आरबीसी एग्ज़ाम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आ रहे हैं कक्षा 12 इतिहास विषय की आंसर की, जो कि आज 17 मार्च 2020 को पेपर हुआ है। तो उसकी मैं एक सटीक और विश्वसनीय आंसर की विशेषज्ञ से प्रमाणित है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों के अपने इससे प्रश्न पत्र से हैं उसके आंसर उनको मिल सके। तो हम चलते हैं अपने आंसर की ओर, अपने जो पेपर आया था उसकी ओर चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम पेपर पर हम नज़र डालें उससे पहले हम उसका एक परिचय देख लें कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था। तो पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार था और ऐसा पेपर आज तक कभी नहीं आया। जितने भी जो मॉडल प्रश्न थे वो सभी के सभी धरे, जो मॉडल पेपर थे वो सभी के सभी धरे रह गए हैं। और जिसने बड़ी अच्छी तैयारी की, एक एक शब्द किताब का पढ़ा है, उनके लिए ये जो प्रश्न है, पेपर हैं वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। यानी गूढ़ जो बातें हैं उनमें पूछी गई हैं और 8 से 9 क्वेश्चन हाइपोथेटिकल यानी आपके विचारों में उनका आंसर पूछा है। हालांकि उसके उत्तर किताब में दे रखे हैं, परंतु ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि वास्तव में पेपर बनाने वाले में ने बड़ी ही कलाकारी दिखाई है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके। तो उस शुरुआत करने से पहले आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी आंसर की है तत्काल तैयार नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो 1-2 दिन के बाद में है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले त्रिपिटक धर्म किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। प्रसिद्ध कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में थे। तो अश्वघोष है वो कनिष्क के शासक कनिष्क था, उसके दरबार में प्रसिद्ध ये दरबारी थे। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ। तो हम सभी जानते हैं वितिस्ता नदी, जिसको झेलम नदी भी कहते हैं, उसके किनारे हुआ था। पांचों प्रश्न देखे कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो जो अंतिम बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क शासनकाल में, इसको हम दिखेंगे उत्तर चतुर्थ बौद्ध संगति। छठा मिलिंद पन्हों के अनुसार मिनांडर किस धर्म का अनुयायी बन गया। तो मिलिंद पन्हों ने बताया कि बाद में जो है मिनांडर है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, तो हम लिखेंगे बौद्ध धर्म। 7वां क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस वर्ष अधिकार किया था। तो 1303 में है उन्होंने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। 8वां देखें महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म है कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है। क्योंकि उसने न तो महाराणा प्रताप की तरह उसने न तो अकबर की अधीनता स्वीकार की, 2 कारण लिखेंगे, न तो उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और न ही उसने अपने घोड़ों पर शाही दाग लगवाया। यानी महाराणा प्रताप की तरह उसने न तो अकबर की अधीनता स्वीकार की और न ही अपने घोड़ों पर शाही दाग लगवाया, इसलिए रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राणा कुंभा को हिंदू सुरत्राण क्यों कहा जाता है। तो राणा कुंभा ने क्या किया था, मुगलों पर विजय प्राप्त की थी, जो इस कारण उनको हिंदू सुरत्राण कहा गया। तो ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे काफ़ी इजी थे। आगे हम देखते हैं 2 नंबर वाले भी हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, परंतु उनको ऐसे घुमा कर लिखा गया है कि आपके लिए वो आपको सोचने के लिए बाध्य किया। बाकी प्रश्न है इजी थे। इसकी स्टैंडर्ड देखें काफ़ी अच्छा था, इजी था, परंतु आपको सोचने के लिए विवश किया गया था। चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य जो विषय वस्तु क्या थी। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा गया। तत्कालीन राज प्रबंधन की बात की गई थी, तत्कालीन अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन की बातें की गई थी। ये इसके प्रमुख विषय थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। तो आज हम देखते हैं स्वच्छता में शहरों में, तो स्वच्छता पर कैसे, तो उसकी जो हम तुलना करें आज
के संदर्भ में, तो हम देखें कि सिंधु सभ्यता में है नालियों की, घरों से जो पानी की निकासी होती थी वो नालियों के माध्यम से होती थी। एक नंबर हम एक बिंदु ये दे सकते हैं। दूसरा कि आज हम देखते हैं कि शहरों में नालियों के बीचों बीच में चैम्बर भी बने होते हैं ताकि उनका पानी सोख ले जाए, तो उन नालियों के बीचों बीच में क्या होते हैं, चैम्बर बने होते हैं। तो उस प्रकार ये दोनों जो विशेषताएं हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। 13वां, सम्राट हर्षवर्धन ने धार्मिक सहिष्णुता के प्रोत्साहन हेतु क्या कार्य किए। तो सम्राट हर्षवर्धन ने क्या कार्य किए, तो हम इसकी चर्चा करें। तो सम्राट हर्षवर्धन ने क्या किया था कि प्रयाग और कन्नौज में है धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी, और उन धार्मिक सभाओं में उसने विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबियों को, विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, अन्य हो, चाहे शैव हो या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हो, तो विभिन्न धार्मिक जो विभिन्न धर्मों के जो धर्मावलंबी थे उन सभी को एक जगह लाकर है उनकी सभाएं कराई, उनके मध्य ज्ञान की चर्चाएं करवाई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने इस प्रकार है धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। चौथा प्रश्न, 14वां देखें, आप कैसे कह सकते हैं यूनानी आक्रमण ने मुद्रा के क्षेत्र को प्रभावित किया। तो यूनानी आक्रमण ने मुद्रा के क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया, क्योंकि जब यूनानी आए थे उससे पहले जो भारतीय सिक्के थे उनकी जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, उनकी जो है निर्माण है वो कितना उन्नत क्वालिटी का नहीं था। उसके अलावा उन सिक्कों को किसने बनाया, राजा ने बनाया, तो उसकी उपाधि क्या थी, कब बनाया, ऐसी कोई उल्लेख नहीं था। तो जैसे यूनानी आए उन्होंने सोने के जैसे सिक्कों की ढलाई करवाई और उस पर उन्होंने राजा का नाम अंकित करवाया और उस पर उसकी राजा की उपाधि और कब बनाया उसकी तिथि का उल्लेख करवाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूनानियों ने भारत में मुद्रा के क्षेत्र को है प्रभावित किया और ये बताया कि कौन सी मुद्रा किसने है कब प्रचलित कराई। तो उसके बाद में हम जितने भी जो शासक आए हैं यूनानियों के बाद, उन्होंने भी ऐसा ही किया, कौन से राजा ने बनाया तो राजा का उल्लेख है, सिक्कों का कब बनाया, राजा की क्या उपाधियाँ थी, तो ऐसे ये परिवर्तन उसके बाद में ही आया। 15वां देखें, यदि आप हमीर चौहान के स्थान पर होते तो रणथंभौर की दुर्ग की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास करते। तो यदि हम हमीर चौहान होते तो हम क्या करते, तो ये आपसे पूछा गया है, तो आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप आंसर देंगे। हालांकि इसका उत्तर दिया हुआ उस किताब में, परंतु उसको आपके शब्दों के अनुसार लिखना है। तो हमीर ने क्या किया था कि अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ उसने मित्रता नहीं की, तो हम क्या करते कि हम अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता करते और अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध एक बड़ा संगठन का निर्माण करके उसका मुकाबला करते। पहला ये हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न, तो आपको दो बातें जरूर लिखनी है। तो दूसरी बात हम ये भी लिख सकते हैं कि उस वर्ष है हमीर ने क्या किया था, जनता पर कर वृद्धि लागू कर दी और उसके कारण है वो जनता में लोकप्रिय नहीं रहा, उसकी लोकप्रियता है घट गई, उसने जनता पर टैक्स बढ़ा दिया था। तो यदि हम हमीर के स्थान पर होते तो उस समय है जनता पर लागू की गई टैक्स वृद्धि है वो बढ़ाते नहीं, अगर बढ़ा दी होती तो उसको हम पुनः वापस से ले लेते। तो इस प्रकार ये 2 प्रयास हम करते। 16वां प्रश्न देखें, 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई है। 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 आपको बिंदु जरूर देने हैं। कि पहला कि हम ये बता सकते हैं कि 1857 की क्रांति है उसमें किसानों ने भाग लिया, जमींदारों ने भाग लिया, सैनिकों ने भाग लिया, ठीक है। इसके अलावा हम देखें इसमें विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों ने भी भाग लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ क्रांति हुई उसमें काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया और जिन लोगों ने भाग नहीं लिया उन्होंने उस क्रांति का समर्थन किया, सैनिकों का समर्थन किया, इसलिए हम इसको जन क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। 17वां देखिए, बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय के काल में हुआ था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और कौन सा वायसराय था, लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न 18वां हम देखें, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम क्या नाम था उसका, भूप सिंह था। और उन्होंने मुख्य रूप से किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो मुख्य रूप से उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। इसके अलावा बेगू किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया, परंतु मुख्य रूप से हम देखें तो बिजोलिया किसान आंदोलन ही आएगा। 19वां क्वेश्चन देखें, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान उन्नत अवस्था में थे। 4 अंकों का है, तो आपको 4 जो है बिंदु जरूर लिखने हैं। तो आपके आधार पर आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो काफ़ी क्वेश्चन ये आए आपके आधार पर। तो हम देखें तो आपके आधार पर हम देखते हैं कि आयुर्वेद में हम देखें कि प्राचीन काल में आयुर्वेद का हम देखते हैं। तो
तो उसमें हड्डियों को जोड़ने के प्रयास का उल्लेख किया गया था, नंबर 1 बिंदु। इसके अलावा हम देखें चरक है, सुश्रुत है, धन्वंतरी जैसे प्रमुख चिकित्सकों का भी उल्लेख है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख है। नंबर 3 चरक संहिता में है चिकित्सा पद्धति का उल्लेख का विवरण मिलता है। नंबर हम 4 लिखेंगे अश्विनी कुमारों ने पर्वतों पर जो औषधियाँ पाई जाती है उनका चिकित्सा क्षेत्र में किस प्रकार उपयोग लिया, उसका वर्णन भी उल्लेख है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान उन्नत अवस्था में था। अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए, कथन को समझिए। तो अशोक ने धम्म के यानी अपने धर्म के प्रतिपादन हेतु क्या क्या व्यवहारिक उपाय किए। तो सबसे पहले उसने क्या किया, युद्ध नीति का उसने क्या किया, परित्याग किया। दूसरा उसने क्या किया था, आम लोगों के दुख दर्द को समझा, आम लोगों के दुख दर्द को उन्होंने समझा और उनकी आवश्यकताओं को समझा और उनका आवश्यकताओं को दूर करने का प्रयास किया। तीसरा उसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। चौथा हम देखें तो उसने पशु बलि का है निषेध किया है। इसके अलावा उसने विभिन्न स्थानों पर सरायों की, जिनको हम धर्मशाला कहते हैं, उनकी स्थापना की। तो ये उसने धर्म के प्रतिपादन के ने काफ़ी व्यवहारिक उपाय किए। इसके अलावा उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए है अभिलेख लिखाए और उनको सार्वजनिक स्थानों पर लगाए। तो ये बात भी हम लिख सकते हैं। तो 4 नंबर का प्रश्न है, 4 बिंदु आपको जरूर लिखने हैं। इसका आगे देखें 21वां प्रश्न, रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से कौन सी जो जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहला हम बिंदु लिखेंगे कि जो सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की है वो बात है रुद्र दमन के उस जूनागढ़ अभिलेख में ही मिलती है। दूसरा रुद्र दमन की विभिन्न विजयों का उसने जो जीतें हासिल की उनका उल्लेख है इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलता है। तीसरा हम लिखेंगे जो रुद्र दमन का प्रशासन था, किस प्रकार का प्रशासन था, उस प्रशासन के बारे में है जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया, तो उसकी जानकारी मिलती है। चौथा हम लिखेंगे रुद्र दमन के जो व्यक्तित्व था, यानी उस और व्यक्तित्व कैसा था, लोक कल्याणकारी व्यक्तित्व था, उसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। तो 4 बिंदु हम इसके लिख सकते हैं। 22वां, तराइन के द्वितीय युद्ध में अशोक पृथ्वीराज चौहान की पराजय के क्या कारण थे। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हम जो उसकी पराजय के जो प्रमुख कारण थे हम उसको बिंदुवार लिखेंगे। 4 नंबर का है, 4 बिंदु लगाना है। पहला बिंदु लिखेंगे कि उसमें दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था, वो आगे की नहीं सोचता था, कूटनीति की उसको समझ नहीं थी। दूसरा कि उसने पड़ोसी राज्यों की है ऐसे शत्रुता मोली जो आगे चल कर उसकी पराजय का कारण बना। तीसरा जब 1178 में है मालवा के साथ ये गुजरात जिसने मोहम्मद गौरी ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय पर है मोहम्मद गौरी ने हमला किया, तो उसने पृथ्वीराज चौहान से सहायता मांगी परंतु उसने सहायता नहीं की। और उस कारण है जब पृथ्वीराज चौहान पर ये मोहम्मद गौरी ने हमला किया तो उस समय गुजरात के शासक ने भी उसकी सहायता नहीं की। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि चौथा कारण हम लिखे हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में जब ये मोहम्मद गौरी की सेना हार कर भाग रही थी तो उस भागती सेना पर उसको आक्रमण करके उसको नष्ट नहीं किया, जो कि है उनकी पराजय का आगे जाकर कारण बना। 5वां कारण में आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान है वो संयोगिता के प्रेम में है, फिर खो गया, विलासिता में है, डूबा रहता था। इसके कारण है उसने प्रशासन पर है या राज्य पर ध्यान नहीं दिया। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि प्लासी की विजय वीरता का नहीं बल्कि विश्वासघात और षड्यंत्र का परिणाम थी। तो कैसे कह सकते हैं, तो प्लासी की जो विजय थी वो कोई बड़ा युद्ध नहीं था, वो एक सामान्य छोटी सी सैनिक कार्रवाई थी या हम कह सकते हैं छोटी सी सैनिक की झड़प थी और जिसमें बंगाल के नवाब की सेना हार गई और कंपनी का शासन स्थापित हो जाएगा। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि बंगाल के जो धनी सेठ थे और मीर जाफर ने है कंपनी यानी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर है एक समझौता किया और बंगाल को उसको बेच दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिर जब मीर जाफर शासक बना, अंग्रेज़ों का जो कठपुतली शासक बना, तो
वो एकमात्र कठपुतली था, वो अंग्रेज़ों या बात करें कंपनी के इशारों पर है वो आस्था था। इसके अलावा कंपनी को है 24 परगनों में है बिना कर चुकाए है टैक्स की सुविधाएं प्राप्त हुई। तीन हो गए। चौथा कारण हम लिख सकते हैं कि कंपनी के अधिकारियों और जो लॉर्ड क्लाइव खुद था स्वयं जो गवर्नर जनरल था, तो उसको है सॉरी गवर्नर ही कहेंगे, उस समय गवर्नर जनरल नहीं था, तो उसको है जो नवाब था मीर जाफर, उसने उनको बहुत सारे बहुमूल्य उपहार भेंट किए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये केवल एक क्या थी विश्वासघात और षड्यंत्र मात्र था, अन्यथा मीर कासिम है वो नहीं हारता, बंगाल है वो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं होता। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय नरेशों के ऐसे योग के कारण 1857 की क्रांति असफल हुई। तो 1857 की क्रांति में भारतीय नरेशों की ने क्या किया था, तो उसके हम बिंदु हम लिखेंगे, 4 बिंदु लिखेंगे कि अधिकांश रियासतों के शासकों ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया, 1 नंबर। 2 नंबर में हम लिखेंगे कि राजपूताना, मराठों, मैसूर, पंजाब, पूर्वी बंगाल के शासक बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। तीसरी बात हम लिखेंगे कि जो पटियाला और जिंद के शासक थे वो भी बिल्कुल शांत रहे, जिसकी वजह से दिल्ली पर है अंग्रेज़ों द्वारा पूर्ण अधिकार करना बिल्कुल आसान हो गया। इसके अलावा वो जितने भी जो भारतीय नरेश थे उन्होंने अंग्रेज़ों का है विरोध नहीं किया, अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध करने वाले बहुत कम थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय नरेशों को ऐसे योग के कारण ही 1857 की क्रांति असफल हुई। 25वां देखें कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार आज भी प्रासंगिक कैसे। तो राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि पहला 1 नंबर बिंदु डालेंगे, लिखेंगे कि उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसके कारण आज सती प्रथा है वो क्या है एक अपराध घोषित है। तो उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। दूसरा, उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह की बात की, जो आज भी है विधवाओं के पुनर्विवाह में है विवाह करने में सहायक साबित हो रही है, तो इस प्रकार वो प्रासंगिक है। तीसरा, उन्होंने स्त्रियों को अधिकार देने की वकालत की। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारी जो माता पिता की संपत्ति में स्त्रियों का है बराबर का अधिकार बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की, बाल विवाह, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा का विरोध किया, तो वो आज भी है प्रासंगिक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के जो जितने भी सामाजिक सुधार थे वो आज भी प्रासंगिक हैं। 26वां देखें, अर्जुन लाल सेठी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो अर्जुन लाल सेठी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में किस प्रकार योगदान दिया, तो उन्होंने जो 1906 में है जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, उसमें उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की, 1 नंबर। 2 नंबर हम लिखेंगे कि उन्होंने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 3 नंबर हम देखें कि राजपूताना क्षेत्र में जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनका संचालन उन्हीं के माध्यम से किया जाता था। चौथा हम देखें कि आरा हत्याकांड और दिल्ली षड्यंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने इस प्रकार अपना योगदान दिया। 27वां देखें, आपके विचार से जनजातियों के सामाजिक उत्थान हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। तो 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 बिंदु आपको जरूर लिखना चाहिए। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में आप लिख सकते हैं कि हमें पहला तो हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। शासन को है शिक्षा का अधिक से अधिक शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। दूसरा, उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है वो सख्ताई से लागू किया जाना चाहिए। और तीसरा हम देखें कि आवासीय जनजाति विद्यालयों की स्थापना कीजिए, क्योंकि ये जनजाति लोग हैं वो एक घुमक्कड़ फिरते रहते हैं, इस कारण है उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके बच्चों को शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाए, ताकि ये माता पिता अगर कहीं है मजदूरी के लिए चले जाएँ तो उनके बच्चे आवासीय विद्यालयों में पढ़ सके। चौथा कि वो जो है झूमिंग कृषि करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं उन पर रोक लगा कर इन्हें आधुनिक कृषि के तरीकों से उनको रूबरू कराना चाहिए, उन्हें आधुनिक कृषि के यंत्र उपलब्ध कराने चाहिए। 5वां और बिंदु आप लिख सकते हैं, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, तो आपकी नज़र से होने चाहिए, तो आप 4 बिंदु लिखेंगे तो आपकी दृष्टि से सही होने चाहिए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर खंड दे में जो आए हैं 6 अंकों के प्रश्न, तो उसमें हम देखें सबसे पहले चोल प्रशासन का वर्णन या चोल कालीन कला साहित्य की विवेचना।
तो इसमें चोल का जो प्रशासन है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो चोल प्रशासन में हम देखें, चोलों का जो हम बात करें प्रशासन, वो 3 भागों में बंटा हुआ था। पहला केंद्रीय, दूसरा प्रांतीय और तीसरा स्थानीय। तो केंद्रीय प्रशासन में हम देखें, केंद्रीय में तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वो राजा होता था। वहाँ का शासन है, शासन का स्वरूप हम देखें लिखेंगे तो वहाँ का शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक होता था और वंशानुगत शासन होता था। और राजा है शासक का प्रधान होता था और उस अधिकारियों के माध्यम से वो शासन करता था। सैन्य संगठन में देखें, इसी में केंद्रीय शासन में तो विशाल सेना का है उल्लेख मिलता है। सेना में पदाति, अश्वारोही, गजारोही का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने 9 सेना भी बनाई थी जो बंगाल की खाड़ी में उन्होंने नियुक्त किया था, उसको तैनात किया था, जिसके कारण बंगाली की खाड़ी को चोल की खाड़ी भी कहा जाने लगा। न्याय व्यवस्था की बात करें केंद्रीय प्रशासन में, वहाँ तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। इसके अलावा नियमित न्यायालय स्थापित थे जिसमें ग्राम न्यायालय, जातीय न्यायालय भी थे। और आय का स्रोत हम देखें तो आय के स्रोत में भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता था, नाप जोख लिखा जाता था, उसके आधार पर भू राजस्व का निर्धारण होता था। प्रांतीय प्रशासन में हम देखें, प्रांतीय वाले में तो प्रांतीय प्रशासन में हम लिखेंगे कि प्रांतों को मंडलम कहते थे और जिसका प्रशासक मंडल मुंडाली कहा जाता था। और ये मंडल मुंडाली है वो प्रांत कौन होते थे, राज परिवार के सदस्य होते थे, उनकी नियुक्ति है वो राजा स्वयं करता था। प्रांतों के अपने अपने अधिकारी होते थे और उनकी अपनी सेनाएं होती थी, अपने अपने न्यायालय भी होते थे। इसके अलावा प्रांतों का विभाजन है आगे 4 भागों में किया गया था, वालनाडु, नाडु, कुर्रम, ग्राम। तीसरा था स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन में हम देखें तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को है स्वायत्ता प्राप्ति, जैसे आज हम देखें गाँव और शहरी क्षेत्रों को है स्वायत्ता प्राप्ति होती है, वैसे ही उनके ग्राम और शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधि है वो जनता द्वारा चुने जाते थे, उनके माध्यम से ये प्रशासन होता था। तो ये चोलकालीन प्रशासन का वर्णन था। इसके अलावा 29वां प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। तो महात्मा गांधी का योगदान ही इजी क्वेश्चन है, बाकी इनकी 2 की बजाय। तो हम देखें महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया, 1915 में जब महात्मा गांधी भारत में आए तो उन्होंने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। और फिर उनके जो योगदान क्रमशः इस प्रकार है। पहला हम लिखेंगे चंपारण आंदोलन में योगदान, तो उन्होंने 1917 में नील की खेती के विरोध में चंपारण के किसानों का समर्थन किया और आंदोलन करके वहाँ के लोगों को सहायता प्रदान की। खेड़ा किसान आंदोलन 1918, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918, तो वहाँ की जो उल्लेख हम करेंगे। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन चलाया था 1919 में, और 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन की रूपरेखा वगैरह के बारे में हम चर्चा लिखेंगे। इसके बाद में हम उनके 1930 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखेंगे। दांडी मार्च के बारे में लिखेंगे। दांडी मार्च के बारे में लिखेंगे। बाद में उन्होंने जो इरविन के साथ समझौता किया उसके बारे में हम उल्लेख करेंगे। इसके अलावा उन्होंने फिर भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा योगदान था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने क्या भूमिका निभाई उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो काफ़ी बड़ा है, आप इसके संदर्भ में लिख सकते हैं। महात्मा गांधी में ये प्रश्न काफ़ी ईजी आप कह सकते हैं कि इस दृष्टि से ईजी है, इन दोनों की बजाय ये काफ़ी ईजी है। अगला 30वां था कि भारत के मानचित्र में कुछ ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन करना था। उज्जैन, वाराणसी, पाटलिपुत्र, शिमला, कलकत्ता, नागपुर। तो इनमें से इन 6 में से 5 तो मैंने बताए थे, उज्जैन वाला मैं बताना भूल गया था। अब 5 मैंने बताए थे, इसको एक बार हम पुनः मैप में देख लेते हैं। तो ये ऐसा भारत का मैप आपको मिला होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी जगह कहाँ क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं उज्जैन। तो उज्जैन है वो इस मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का जो इलाका है तो उसको हमें यहाँ पर लिखना था। इसमें जो बिल्कुल ये बीचों बीच बात कर सकते हैं, यहाँ पर आपको उज्जैन भरना था। ये उज्जैन है। इसके अलावा दूसरा था वाराणसी। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में था, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर वाराणसी था, तो यहाँ पर आपको वाराणसी भरना था। इसके अलावा पाटलिपुत्र था बिहार में, बिहार के बीचों बीच यहाँ पर पाटलिपुत्र आपको भरना था। और शिमला चौथा शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो हिमाचल का भाग है ये
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर ये शिमला है, तो आपको यहाँ पर ये शिमला भरना था। इसके अलावा चौथा था कलकत्ता। मैंने कलकत्ता वाला बताया था कि ये बांग्लादेश वाला भाग ये हमें खाली मिलेगा, तो उसके यहाँ बिल्कुल पास में आपको भरना था कलकत्ता, तो यहाँ पर कलकत्ता आपको भरना था। नागपुर था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में यहाँ बिल्कुल जैसे हम देखें उज्जैन के नीचे इस भाग में यहाँ पर नागपुर है। तो ये 6 नंबर के ये 6 क्वेश्चन थे, जिनमें से 5 मैंने आपको बताए थे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।